अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो ये हम अपना स्टैटिस्टिक्स का फ़ाइनल का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली क्लास में शोर ना किया करें, बिकॉज मैम ने लास्ट टाइम भी पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। एंड देन अब मुझे खुद से भी करते हुए इतनी नहीं समझ आई, तो मैंने भी वो पेज स्किप कर दिया। यहाँ पर जितना मैम ने डिस्कस किया था जस्ट मैं उतना ही डिस्कस करूँगी, क्योंकि थोड़ी टफ़ है फ़ाइनल की, तो खुद से समझ नहीं आ रहा। एंड जो मैम ने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था वो भी इस वीडियो के लास्ट में है, तो अगर आपने लेक्चर नहीं सुनना आप वीडियो को फॉरवर्ड करके जस्ट वो क्वेश्चन भी देख सकते हैं। लेकिन अगर पूरा लेक्चर ये वाला सुनना चाहें तो मोस्ट वेलकम। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। लाइक जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं उसमें डाटा कलेक्ट करते हैं। एंड मोस्टली एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो रैंडम होते हैं, तो इसकी वजह से जो है हम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई हो रही होती है, ठीक है। क्योंकि हमने लास्ट मिड में सारा इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था कि नेचुरल एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसको मैथमेटिकल भी कहते हैं, और दूसरे ये स्टैटिस्टिकल होते हैं एनालिसिस। तो बिल्कुल उसी तरह है। तो इसमें स्टार्टिंग में जस्ट उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है कि स्टार्ट पढ़ लेते हैं। Science is concerned with understanding variability in nature. Statistics concerned with making decision about nature in the presence of variability, and experimental design is concerned with reducing and controlling variability in ways which make statistical theory applicable to decisions made about nature. तो हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में ये देख रहे होते हैं कि हम वेरिएबिलिटी को किस तरह कम कर सकते हैं, लाइक जो वेरिएशन आ रही है उसको किस तरह कम कर सकते हैं, और इससे हमारे लिए डिसीजन लेना आसान होता है। लाइक हमने जो भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे उसके बारे में कोई भी डिसीजन लेना आसान होता है। स्कोप इसका क्या है? इन द एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा रैंडम वेरिएशन मेक इट नेसेसरी टू यूज स्टैटिस्टिकल टेक्निक in order to correctly evaluate the evidence of data supporting or refuting scientific hypothesis। लाइक जो हम इसमें एक स्टेटमेंट बनाते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट ठीक है या नहीं, उसके लिए जो है उसमें ये हेल्पफुल होता है स्टैटिस्टिक्स। ओके, और स्टैटिस्टिक्स होता है क्या? इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द कंक्लूजन दैट मे बी ड्रॉन बेस्ड ऑन द डाटा सब्जेक्ट टू एरर एंड अनसर्टेनिटीज़ और एरर को देखते हुए हम जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं उसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। बेसिक इसमें मेन ये डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जो हमने कंडक्ट करवाना होता है किसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए या किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए। और एक्सपेरिमेंट जो होता है वो किसी रिजल्ट को डिनाई करने के लिए भी होता है। लाइक हमने एक हाइपोथेसिस जैसे हम दे देते हैं तो उसको डिनाई करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवा रहे हैं। ट्रीटमेंट वो प्रोसीजर होता है जो हमने अप्लाई करना होता है अपने एक्सपेरिमेंट में। एंड थर्ड पर है फैक्टर होते हैं कि हम एक पर्टिकुलर क्लास में किस सेम ट्रीटमेंट अगर अप्लाई कर रहे हो। लाइक अगर हम कह लें कि हमारे पास ए फील्ड है, देन हम उसमें सेम ट्रीटमेंट अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम फैक्टर बोलेंगे। नेक्स्ट है लेवल ऑफ फैक्टर है कि विद इन अ क्लास हम किस तरह के ट्रीटमेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कितने कर रहे हैं आप ये भी कह सकते हैं, या किस तरह ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं या रैंडम कर रहे हैं, तो वो लेवल ऑफ फैक्टर में आता है। एक्सपेरिमेंटल यूनिट होता है कि जो हमारा पूरा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, लाइक एक पूरा अगर प्लॉट है तो उसमें से जस्ट आपने जो थोड़ा सा एरिया अगर लिया है तो वो एक्सपेरिमेंटल यूनिट होगा। ओके, नेक्स्ट 6 वाली नहीं करनी। 7.1 में है ब्लॉक की डेफिनेशन। अ ग्रुप ऑफ होमोजीनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स मींस अगर एक्सपेरिमेंटल यूनिट सेम है, सेम उसमें ट्रीटमेंट अप्लाई हो रही है, तो वो हमारे पास ब्लॉक होगा। और उसके बाद लेआउट होता है कि हमने अपने एक्सपेरिमेंटल यूनिट को जो भी ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं हमने उसको एज इट इज़ एक उसका लेआउट बना लेना होता है, लाइक ताकि हमें बाद में रिज़ल्ट लिखने में कोई मुश्किल ना आए। और ये भी कह सकते हैं कि मेमोराइज रखने के लिए उसको करते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ये रूल्स होते हैं कि हमने किस तरह ट्रीटमेंट अप्लाई करना है जो हम एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पर अप्लाई करेंगे। 10th पे है रैंडम मींस कि हमने
if treatment are assigned to a set of unit in such a way that every unit is equally okay. Random means के हर यूनिट आपने अगर यूनिट्स में डिवाइड किया है प्लॉट को तो हर यूनिट में इक्वल ट्रीटमेंट्स आनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही ट्रीटमेंट जो है वो एक में ही अप्लाई कर दो एक एरिया में, देन उसे अगले में अगली कर दो, उसे अगले में. ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट एरिया में जिसमें आप सेम ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हो उसमें अदर वेरिएशंस हो, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी वेरी कर रही हो या कुछ भी ऐसी वेरिएशन हो. देन 11 पर है रेप्लिकेटेड व्हेन अ ट्रीटमेंट अपीयर मोर देन वन इन एन एक्सपेरिमेंट. तो रेप्लिकेशन मतलब कि रिपीट होना किसी चीज़ का. अगर एक ट्रीटमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहा है तो उसको रेप्लिकेशन बोलेंगे. एक्सपेरिमेंटल एरर जो होता है मतलब हमें एक्सपेक्टेड होता है किसी भी वेरिएशन की वजह से. अब वेरिएशन जो है वो दो सोर्सेज से आ सकती है. ये नीचे उन्होंने बॉक्स में लिखा हुआ है. सबसे पहले वेरिएशन इनहेरेंट वेरिएबिलिटी. इनहेरेंट वेरिएबिलिटी मतलब here I have okay just a minute. ओके इसमें फर्स्ट वन पे है इनहेरेंट वेरिएबिलिटी मींस जो पीछे से ही होगी, लाइक लैंड में है या अगर हम सॉइल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं सॉइल में है तो वो इनहेरेंट है, हम उसको नहीं इतना कर सकते. सेकंड है देयर इज़ द वेरिएशन विच रिजल्ट्स फ्रॉम एनी लेग इन द यूनिफॉर्मिटी इन द फिजिकल कंडक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट. सेकंड जो होती है ये जो एक्सपेरिमेंट करवा रहे होते हैं उनकी किसी वजह से लाइक प्रॉपर ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं किया, प्रॉपर डिज़ाइन को फॉलो नहीं किया, तो उस वजह से अगर कोई आ रहा होगा तो वो भी एरर में इंक्लूड होगा. मेन पर्पस जो होता है वो ये होता है कि हमने एरर को एक्सपेरिमेंटल एरर को कम से कम रखना होता है ताकि हमारी जो प्रिसीजन है वो ज़्यादा है. एरर कम होगा इट मीन्स कि एक्सपेरिमेंट ज़्यादा प्रिसाइजली कंडक्ट हुआ है. एरर को कम करने के ये मेथड्स हैं. ब्लॉकिंग है, इंक्रीज ब्लॉकिंग मतलब हमने यहाँ ब्लॉक की डेफिनेशन देखी है ना. ब्लॉकिंग मींस के होमोजीनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट बनाने सेम, मतलब हर एक में जो है वो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आ रहे हो. ब्लॉकिंग हो सकती है. नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन हम इंक्रीज़ कर सकते हैं. स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन प्रॉपर यूज़ करना है. एंड कंकमिटेंट वेरिएबल मींस के लाजिम और मलजूम वाला हिसाब होता है कि वेरिएबल्स होने चाहिए. साइज एंड शेप ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट को चेंज करते हुए कर सकते हैं. दैन ये कुछ डेफिनेशन है स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन की. सिंपल होता है कि रूल्स क्या होने चाहिए. ऊपर मीनिंग ऑफ डिज़ाइन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट है, इसको रीड आउट कर लीजिएगा. ऐसे जिसमें इतना कुछ नहीं है. देन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिकल साउंड डिज़ाइन. साउंड डिज़ाइन का मतलब यहाँ पे यह है कि स्मूथ हमारे पास होना चाहिए, जिसमें कोई कह सकते हैं कि ख़राबी ना हो, एरर ना हो. ठीक है. और इसमें हम प्रिंसिपल्स जो हैं ये तीन है इसके मेन के. रेप्लिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट होनी चाहिए, रेंडमाइज्ड होने चाहिए ट्रीटमेंट, लोकल कंट्रोल होना चाहिए वेरिएशन का. रेप्लिकेशन जो है रेप्लिकेशन हमें दो चीज़ों में हेल्प करती है. एक हेल्प करती है एक्सपेरिमेंटल एरर को एस्टिमेट करने में, दूसरा प्रिसीजन में. प्रिसीजन जो है जितने रेप्लिकेशन अगर कम होगी देन इसका मतलब कि प्रिसीजन हमारे पास ज़्यादा होगी. गिव प्रिसाइज एस्टिमेट ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट्स एज एनी इफेक्ट ड्यू टू द अनकंट्रोल फैक्टर गो इनटू द एक्सपेरिमेंटल एरर and only treatment effect remain in the estimates of the treatment effect of. नहीं मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है, सॉरी. नेक्स्ट अच्छा इससे आगे ना काफ़ी सारे पेजेस थे जो मैम ने देन शोर की वजह से स्किप करवा दिया तो मुझे नहीं समझ आए. अब खुद ही समझ लीजिएगा. नेक्स्ट मूव करते हैं बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की तरफ. तीन तरह के डिज़ाइन होते हैं. कम्प्लीटली रेंडमाइज, देन रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन, थर्ड वन इज़ लेडिन स्क्वायर. तो सबसे पहले वाले को स्टार्ट करते हैं कम्प्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन. ये मोस्टली लैब में कंडक्ट करवाया जाता है और होमोजीनियस मटेरियल इसमें हमारे पास रिक्वायर्ड होता है. This design is useful for when the experimental unit are essentially homogeneous, that is the variation among the experimental unit is small. कम variation हो इनमें. In these design there is no restriction of randomization. means randomization ना इसमें हम layout के ज़रिए करते हैं. ये मैं आपको बताती हूँ अभी क्या होता है. And every experimental unit has equal chance of receiving any treatment. means हर यूनिट आपने अगर 4 यूनिट बनाए हैं या 3 यूनिट्स बनाए हैं तो हर यूनिट में इक्वल ट्रीटमेंट्स आने चाहिए. इक्वल मीन्स
डिफरेंट ट्रीटमेंट्स का चांस इक्वल होना चाहिए. फॉर दिस डिज़ाइन एनी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट एंड एनी नंबर ऑफ यूनिट पर ट्रीटमेंट में बी यूज, दोनों कर सकते हैं. मोर ओवर द नंबर ऑफ यूनिट पर ट्रीटमेंट नीड नॉट टू बी इक्वल. ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने ABCD 4 लिए हैं एक्सपेरिमेंटल यूनिट तो A में भी 6 ही लगाने हैं और उसमें भी 6 ही होने चाहिए. ये वेरी कर सकते हैं. लाइक एक A में 4 ले लें, देन उसके बाद B में 5 ले लें, इस तरह हो जाएगा. और इसका जो क्वेश्चन है वो लास्ट पे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी पर है कि हमने सेम उसमें नहीं लिए ना नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स जो हैं. ओके. Such design is used in the laboratory experiment when a quantity of the material is thoroughly mixed and then divided into the small lots to form the experimental units to which the treatment are randomly assigned. इसको mostly laboratory में conduct करवाते हैं. मटेरियल को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और देन उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि वो जो है उसको जो हमने एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स बनाए होंगे उसमें प्रॉपरली जो है वो असाइन कर सकें. अच्छा, अब इसमें रेप्लिकेशन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. दूसरा, ये वाहिद वो डिज़ाइन होता है जो अनइक्वल रेप्लिकेशन अलाउ करवाता है. इसमें मैंने आपको ऊपर एक वर्ड बोला था कि हम इसमें जो है वो रैंडमली करते हैं ना ट्रीटमेंट. अब इसमें क्या होता है, आपने लाइक जैसे पर्चियाँ बना लेनी है, उस पर आपने ट्रीटमेंट्स लिख देने हैं. ट्रीटमेंट 1 कोई भी ले लेना, लाइक आप फर्टिलाइज़र और उसके साथ कोई बैक्टीरिया का इफेक्ट चेक कर रहे हैं. 3 तरह के आपके पास 3 डोजेज़ हैं फर्टिलाइज़र के, तो आप इस तरह पर्चियाँ बना लें. तो आपने वो पर्चियाँ बंद कर देनी है. एक पेज पर जितनी पर्चियाँ हैं उसके लिए बना लें, ABCD लिख कर आगे उतने ही बॉक्सेस बना लें. अब आपने एक एक चीट उठाई जानी है और उस चीट पे जैसे अगर फर्स्ट चीट पे ट्रीटमेंट 1 आ रहा है तो आपने फ़र्स्ट में T1 लिख देना है. सेकंड वाले में अगर T4 की चीट आई है आपने T4 लिख देना है. देन T1 की दोबारा आ गई आपने T1 लिख देना है. इसी तरह आपने ये सारी करते जाना है. ठीक है, इसको कहते हैं कि रैंडम नहीं करना. अगर आप अरेंज्ड फॉर्म में करेंगे, अरेंज्ड फॉर्म में मतलब कि आपने एक सीक्वेंस से लिखना होता है. आपने ABCD 4 बना लेने हैं ब्लॉक्स, फिर आपने A वाले में भी सीक्वेंस से लिखना है. मतलब इसमें रैंडम नहीं होता. और दूसरा, ये जो हमने पहले डिस्कस किया चिट्स वाला, इसमें जैसे जैसे आपने ट्रीटमेंट अप्लाई करना है ना, लाइक अगर आपका A में पहले T1 आया था, देन T4 आया, देन दोबारा T1 आ गया, आपने बिल्कुल इसी तरह इसका पेज पे भी बनाते जाना है. बॉक्सेस बना के आपने लिखते जाना है. इससे ये फ़ायदा होता है कि लास्ट पे जब हमने रिज़ल्ट लिखना होता है तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. फर्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं. फर्स्ट में देखें, ये हमारे पास CRD की कंप्लीट रैंडमाइज डिज़ाइन के एग्जांपल है. इसमें उन्होंने कहा है द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ रिलीफ प्रोवाइडेड बाय द 4 डिफरेंट ब्रांड ऑफ हेडेक टैबलेट्स. 4 तरह की डिफरेंट टैबलेट्स हैं और उनका रिलीफ टाइम दिया हुआ है. उन्होंने 4 डिफरेंट ब्रांड्स हैं. एडमिनिस्ट्रेटेड टू 24 सब्जेक्ट्स एक्सपीरियंसिंग फीवर ऑफ 38 डिग्री सेल्सियस और मोर. अच्छा, इसको स्किप करें, इसमें कुछ नहीं है. ये टेबल को देखें जस्ट. अब देखें इसमें आपको डाटा अरेंज्ड है. ठीक है, इतना रेंडमाइज उन्होंने नहीं दिया हुआ. रेंडमाइज डाटा जो है वो रेंडमाइज डाटा का जो टेबल है वो ऐसे नहीं बनता. उसमें लाइक इसमें ABCD ऊपर आपको सीक्वेंस से दिया हुआ है ना, तो उसमें ABCD जो है वो ब्लॉक्स के अंदर होगा. अब मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ नहीं करके दिखा सकती, लेकिन अगर नेक्स्ट मैंने अच्छा एक चीज़ और, होपफुली शायद है मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊँ, अदरवाइज़ को इतना चांस तो नहीं है क्योंकि टाइम भी बहुत कम है और कुछ अपनी पर्सनल मसरूफियात थोड़ी ज़्यादा हैं. देन काइंडली प्लीज़ क्लास में ज़रा ध्यान से सुना करें. इतना मुश्किल नहीं है कि वहाँ पर समझ ना आए, तो मैं यहाँ पर भी ड्रॉ नहीं कर सकती. चलें इसी को ऐसे ही देख लें. ये उन्होंने आपको टेबल दिया है, रेंज फॉर्म में डाटा दिया हुआ है. नीचे उन्होंने देखें 2 आपको कॉलम दिए हुए हैं, टोटल और मीन टोटल का. ये यहाँ पर मेंशन भी है कि कैसे फाइंड आउट करना है. टोटल आपको फाइंड आउट करना आता है, कैसे करते हैं. और ये वाली 2 वैल्यूज़ जो हैं ये आप लोगों के लिए न्यू है, ग्रैंड टोटल और ग्रैंड मीन टोटल. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मीन भी आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए. कैसे फाइंड आउट करते हैं मीन? हम फाइंड आउट करते हैं जितना हमारे पास टोटल आता है उसको नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन पर डिवाइड करके. लाइक अगर आप A वाला कॉलम देखें, इसमें आपके पास टोटल 23.1 आया है. नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आपके पास इसमें 6 हैं, तो इसको 6 पर डिवाइड करें, आपके पास 3.85 आ जाएगा. ठीक है, अब ये ग्रैंड टोटल की तरफ मूव करें. ग्रैंड टोटल में आपने जितना भी टोटल है अगर उन सबको आप प्लस कर दें तो आपके पास ग्रैंड टोटल आ जाएगा. और अगर आपने ग्रैंड मीन फाइंड आउट करना है तो जितना ऊपर आपके पास ग्रैंड टोटल आया है उसको आपने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन पर डिवाइड कर देना है.
इस डाटा में हमारे पास 24 नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं और ग्रैंड टोटल जो है वो 107 है। तो 107 को अगर आप 24 पे डिवाइड करें आपके पास 4.46 ही आएगा। अब नीचे इस डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें हमने सिर्फ अभी 2 ही पार्ट डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वन इज़ टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन नंबर ऑफ आवर्स ऑफ रिलीफ प्रोवाइडेड बाय द टैबलेट्स इज़ द सेम फॉर ऑल 4 बैंड। हाइपोथेसिस टेस्ट करना है कि क्या ये सेम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डिज़ाइन होते हैं इसमें जो हाइपोथेसिस हैं वो एच नोट जो है ना वो हमेशा रिजेक्ट होगा, क्योंकि कभी भी हर ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट सेम नहीं होता। कोई भी ट्रीटमेंट आप अप्लाई कर रहे हैं उसका इफ़ेक्ट कभी भी सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो भी आगे देखते हैं। सबसे पहले एनोवा इसमें एनोवा बनाने के लिए जैसे आपने पहले पीछे एनोवा को किस में किया था, कोरिलेशन रिग्रेशन में एनोवा किया था हमने। उसमें हम एनोवा की जो जैसे टेबल बनाते थे बिल्कुल वैसे ही है, बस फ़र्क इसमें इतना आएगा कि वहाँ पर हम डिफरेंट मतलब कि रिग्रेशन से रिलेटेड वर्ड ले रहे होते थे। अब इसमें हमारे पास हम ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं तो हम इसमें सोर्स ऑफ वेरिएशन है जो वो हमारे पास ट्रीटमेंट का वर्ड आ जाएगा और एरर होगा, देन उसके बाद टोटल होगा। वो सारा उसी तरह है। नोवा कंस्ट्रक्ट करना अगर आपको वहाँ पर आता था तो यहाँ पर भी जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस आएगा फॉर्मूला का। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। कोरिलेशन फैक्टर सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ता है। ये कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि ग्रैंड टोटल का स्क्वायर आपने लेना है। देन इसको ये देखें, ये लिखा हुआ है ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ग्रैंड टोटल हमने ऊपर फाइंड आउट किया था, आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ। ये देखें 107 ये ग्रैंड टोटल था एंड इसको डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 24 हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। देन टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालना है। टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है वो हर एक ऑब्जर्वेशन का आपने स्क्वायर लेना है, उसको ऐड करना है, देन उन सबको प्लस करके करेक्शन फैक्टर में से माइनस कर देना है करेक्शन फैक्टर को उन वैल्यूज़ में से। अब इसमें मैम ने बोला था कि टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, लाइक 24 ऑब्जर्वेशन हैं, आपने हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर लेना है, देन उनको ऐड करना है। तो इजी मेथड ये है कि कैलकुलेटर पर साथ साथ ही लिखते जाएं, साथ साथ ही ऐड करते जाएं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है कि पहले स्क्वायर लेकर लिखें देन उसके बाद उन सबको ऐड करें। तो सिंपल लिखें 3.6 स्क्वायर प्लस 4.1 स्क्वायर देन प्लस इसी तरह सारी ऑब्जर्वेशंस बारी बारी आपने डाटा की लिखते जाना है। जब उन सब का लास्ट पे सम आ जाएगा उसमें से आपने माइनस कर देना है ये करेक्शन फैक्टर। देन ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर होता है कि जितना हमारे पास टोटल होता है उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर डिवाइड कर देना है। जैसे ए में हमारे पास जो है टोटल ये है 23.1, इसमें 6 ऑब्जर्वेशंस हैं 23.1। तो इसमें आपने ये देखें सॉल्व हुआ हुआ है, इसका 23.1 का स्क्वायर लेना है, इसको 6 पर डिवाइड कर देना है, बिल्कुल इसी तरह ए के लिए, बी, सी एंड डी के लिए सबको करके आपने इसमें से भी करेक्शन फैक्टर जो है वो माइनस कर देना है। तो जो टोटल होता है वो इक्वल होता है ट्रीटमेंट प्लस एरर सम ऑफ स्क्वायर। तो अगर आपने अब आपको टोटल भी पता चल गया, ट्रीटमेंट भी, एरर फाइंड आउट करना है तो टोटल में से ट्रीटमेंट को माइनस करने हमारे पास एरर सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। यही सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमें अपने एनोवा टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए चाहिए थी, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। एनोवा की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले सोर्स ऑफ वेरिएशन इसमें लिखना है, ट्रीटमेंट, एरर एंड देन हमारा टोटल क्या आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी जो ट्रीटमेंट की होती है वो हमारे पास जस्ट अ सेकेंड, ट्रीटमेंट की जो है वो T-1 है। तो T-1 मतलब 4-1, इसमें हम 4 मतलब कि हमने 4 ABCD 4 लिया है ना, तो 4-1 हो जाएगी, 3 आ जाएगा। देन उसके बाद आपने टोटल फाइंड करना होता है। टोटल जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस -1 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 24 है, इसमें से 1 को माइनस करें 23 आ जाएगा। एरर जो है वो अब आपके पास जो टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम आई है उसमें से आपने माइनस कर देनी है जो ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, ठीक है। तो 23 - 3 20 आ जाएगा आपके पास। सम ऑफ स्क्वायर हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया है, ट्रीटमेंट का भी कर लिया था, एरर और टोटल तीनों का कर लिया था, वो एज इट इज़ यहाँ टेबल में पुट कर दें। देन उसके बाद मीन सम ऑफ स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला सम ऑफ स्क्वायर ओवर डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे अगर अब आपने इसका फाइंड आउट करना है, ये देखें 13.96 को डिवाइड कर दें 3 पर, आपके पास ये आ जाएगा 4.640। देन उसके बाद जो है नीचे आपने अगर मीन सम ऑफ एरर फाइंड आउट करना है,
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, ये उन्होंने लिखा भी हुआ है SME, तो ये है मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, इन दोनों को इस वाली वैल्यू को और 20 को डिवाइड कर देंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। देन एफ कैलकुलेटेड फाइंड आउट करना है। एफ कैलकुलेटेड मतलब कि हमारे पास दोनों को डिवाइड करना है आपने, जो मीन सम ऑफ स्क्वायर आया है ट्रीटमेंट का उसको मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर पे डिवाइड कर देना है। इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड कर देना है, आपके पास एफ कैलकुलेटेड आ जाएगा। एफ कैलकुलेट पे उन्होंने स्टैटिक बनाया हुआ है, इसका मतलब देखें उन्होंने नीचे स्टैटिक ये मेंशन भी किया हुआ है कि ये जो स्टैटिक है ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है, 5% है। एफ टेबल है, टेबल की वैल्यू 5% लेवल पे मतलब अल्फ़ा 0.05 आ जाएगा, और ये V1 V2 होता है। V1 जो है वो हमारे पास ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और V2 जो है वो एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये आपने एफ टेबल से फाइंड आउट कर लेनी है। ओके बस एनोवा इसमें यहीं तक था। देन उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन देखें, इसमें था कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड इंटरप्रेट इट। दिस वन हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अब फाइंड आउट करना है। इसका फार्मूला जो है ये नीचे गिवन है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, हियर दिस वन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल्स टू मीन सम ऑफ एरर अंडर रूट ओवर ग्रैंड मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने ऊपर फाइंड आउट कर ली है। मीन सम ऑफ एरर देखिए यहाँ टेबल से ये 0.196 दिस वन, ठीक है, ये मीन सम ऑफ एरर था, और हमारे पास ग्रैंड टोटल जो है वो भी हमने ये ऊपर फाइंड आउट कर लिया था। ग्रैंड मीन टोटल ये 4.46 है, और दूसरा ग्रैंड टोटल 107 था। तो यहाँ पर ग्रैंड मीन टोटल है तो 4.46 मल्टीप्लाइड बाय 100, इस सबको आप सॉल्व करें, आपके पास आ जाएगा 9.93। इसमें जो चीज़ें हैं याद रखने के लिए वो ये है कि अगर इसकी वैल्यू लेस देन 10 है, इसका मतलब कि ये लैब एक्सपेरिमेंट है। अगर वैल्यू लेस देन 20 आती है देन इट मीन्स ये फील्ड एक्सपेरिमेंट है। तो चूँकि ये वैल्यू ऑलमोस्ट 10 है या कुछ पॉइंट का फ़र्क है, लेस देन 10 है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो था ये लैब एक्सपेरिमेंट था। ओके नेक्स्ट जो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड था। इसमें नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस देख लें, अब हर एक में जो है वो वेरी कर रही है, सेम नहीं है, 6 नहीं है। ए में देखें 4 हैं, बी में 5, देन सी में 6, और डी में जो है वो अगेन 4 ट्रीटमेंट अप्लाई किए हैं। बिल्कुल इसी तरह और ये जो डाटा है ये अभी जो हमने पीछे टेबल देखा है ना क्वेश्चन का, उधर से ही लिए हैं, जस्ट नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस वेरी किए हैं इसमें प्रैक्टिस के लिए। तो टोटल फाइंड आउट कर लिया, देन उसके बाद ग्रैंड टोटल 83.7 फाइंड आउट किया हुआ है हियर। देन मीन निकाला सबका, टोटल को डिवाइड करके नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस पर। अब इसमें नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन सबकी चेंज है, लाइक इसमें हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन है, तो आपने 15.6 को 4 पे डिवाइड करना है। देन उसके बाद आप में इसमें 25.4 में हमारे पास जो है इसमें 5 ऑब्जर्वेशन थी, इसको 5 पे डिवाइड करना है। देन उसके बाद 21.4 इस वाली रो में हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन है, इसको 6 पे डिवाइड कर दें। देन लास्ट वन में भी हमारे पास अगेन 4 ऑब्जर्वेशन है, इसको 4 पे डिवाइड कर दें, आपके पास नीचे 5.3 आ जाएगा। ग्रैंड मीन टोटल कैसे निकालना था, 4.41 जो ऊपर आपके पास ये वाला टोटल होता है, इसको आपने डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, जो कि इस डाटा की 19 बनती हैं, काउंट कर लें आप बेशक। 4 फर्स्ट रो में है, देन आपके पास 5 हैं, देन 6 हैं, एंड देन 4 हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ऑब्जर्वेशन ही बन रही हैं, ठीक है। स्टेटमेंट वही है जो अभी पीछे हमने देखी थी, हाइपोथेसिस फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे इसका। ये आपको लिखा हुआ है ग्रैंड टोटल का स्क्वायर लें, देन उसको टोटल ऑब्जर्वेशन पर डिवाइड किया, हमारे पास करेक्शन फैक्टर आ गया। देन टोटल सम ऑफ स्क्वायर मींस सारी ऑब्जर्वेशंस का आपने स्क्वायर लेते जाना है, उनको सम करते जाना है और माइनस कर देना है करेक्शन फैक्टर में से, जो कि हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 13.77। उसके बाद यहाँ पर ये जो है थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर टी नहीं लिखना, पूरे स्पेलिंग लिखने हैं ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर के, ठीक है। तो ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर कैसे था कि सबका जो सिग्मा था उसका स्क्वायर लेते जाना है और उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिवाइड करते जाना है। लाइक ए में 4 ऑब्जर्वेशन थी तो 4 पे डिवाइड करना है, बी में 5 थी तो 5 पर डिवाइड करना है, और देन उसमें से करेक्शन फैक्टर को माइनस कर देना है। इसको सॉल्व किया हुआ है, ये सबका टोटल लिखा है, देन उनका स्क्वायर लेकर उनकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर डिवाइड कर दिया, तो बाद में करेक्शन फैक्टर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। एरर
टोटल में से ट्रीटमेंट को माइनस कर दें, एरर सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। एनोवा टेबल कंस्ट्रक्ट करने हैं, एनोवा टेबल सेम है, यहाँ पर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं वैल्यूज़ वैसे ही डिक्टेट कर देती हूँ, आप करेक्ट कर लीजिएगा। ट्रीटमेंट में देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम T-1 करना था, ट्रीटमेंट 4 ही लिए हैं हमने, ABCD 4-1 3 आ गया। देन टोटल फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से 1 माइनस करके 19-1 इज इक्वल्स टू 18 आ गया। यहाँ पर एरर में मिस्टेक है, यहाँ पर एरर जो है वो हमारे पास 15 आना था, जो कि मैंने 16 लिखा हुआ है, बिकॉज हम एरर फाइंड आउट करते हैं जो डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल की आती है उसमें से ट्रीटमेंट वाली को माइनस करने, तो यहाँ पर 18-3 आएगा, 19 नहीं आएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लें, बिकॉज इसी की वजह से आगे वाली 2-3 वैल्यूज़ भी चेंज होंगी। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर वही जो अभी सम ऑफ स्क्वायर जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं तीनों के टोटल का, देन उसके बाद ट्रीटमेंट, देन उसके बाद एरर, वो एज इट इज़ यहाँ टेबल में पुट कर दें। मीन सम ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिवाइड करके 7.06 को 3 पे डिवाइड करें, आपके पास ट्रीटमेंट का मीन सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। और देन उसके बाद एरर का करना है तो 6.71 को 15 पर डिवाइड करना है। ठीक है, 16 पर नहीं करना, ये यहाँ पर मिस्टेक है, 15 पर डिवाइड करना है। इसको आप 15 पर डिवाइड करें तो ये आपके पास इसका आंसर जो है वो 0.45 आ रहा है हियर, 0.45। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आएगी, इसको करेक्ट कर लें। देन उसके बाद जब आपने एफ कैलकुलेटेड फाइंड करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, इन दोनों को आपने डिवाइड करना होता है, तो 2.35 को डिवाइड करें 0.45 पे, यहाँ पर आपके पास आंसर जो है वो 52.22 आएगा। ये वैल्यू नहीं आएगी आपके पास, यहाँ पर 52.22 वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको भी करेक्ट कर लें। बाकी उसी तरह एफ टेबल जो है वो हमने टेबल से वैल्यू देखी, 3 जो है वो ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम है और जो 16 है वो एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है। हाइपोथेसिस लिखना देख लें, इसमें हाइपोथेसिस जो है वो एक ही दफ़ा आपको इसमें एज इट इज़ हर एक के लिए अलहदा नहीं है, यही चलेगा। हाइपोथेसिस जो होता है मींस H0 है, उसमें हम कहते हैं कि सारे ट्रीटमेंट का इफेक्ट सेम आएगा, लेकिन H1 में हम कहते हैं एटलीस्ट 2 ट्रीटमेंट्स आर नॉट इक्वल, कि एटलीस्ट कोई से 2 ट्रीटमेंट जो होने चाहिए वो सेम, उनका रिजल्ट नहीं आना चाहिए। और दूसरा ये कि इसमें हमेशा जो है वो H0 जो है वो रिजेक्ट होगा। ठीक है, H0 इसमें हमेशा रिजेक्ट होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट कभी भी सेम इफ़ेक्ट नहीं देते। अगर इसमें हम जैसे हेडेक के लिए मेडिसिन का ट्रीटमेंट देख रहे हैं डिफरेंट ब्रांड्स का, तो इसमें फिर उनको डिफरेंट नेम देने की तो ज़रूरत नहीं थी ना, लाइक एस्पिरिन है, डिस्पिरिन है, पेनाडॉल है, तो सबको एक ही नाम क्यों नहीं दे दिया, बिकॉज उनका पोटेंशियल वेरी करता है। सिग्निफिकेंस लेवल इसमें 5%। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एफ टेबल, ये भी पीछे रिग्रेशन वाला ही रूल है कि एफ़ कैलकुलेटेड को देखते हुए हमने करना होता है। एफ़ कैलकुलेटेड की वैल्यू 52.22 है, ये वाली नहीं है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, 52.22। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास एफ़ कैलकुलेटेड की, मैंने अगेन एक दफ़ा दोबारा बता दी है। तो फिर डिसीजन रूल भी इसमें सेम ही होगा, सब ने रिजेक्ट H0 इफ एफ़ कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एफ़ अल्फ़ा V1 और V2। एफ अल्फ़ा V1 V2 टेबल से फाइंड आउट किया हुआ है। एफ कैलकुलेटेड तो रिजल्ट में देखें, एफ कैलकुलेटेड जो है वो 52.22 भी अगर हम देखें, जो कि यहाँ पर आएगा 52.22, वो बड़ा ही है 3.24 से, तो इसका मतलब कि H0 रिजेक्ट कर देंगे और हम कहेंगे कि सब ट्रीटमेंट का इफेक्ट जो है वो सेम नहीं है। या अगर आप इसको दूसरे वर्ड्स में बोलना चाहें, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एफ रेशो जो है वो सिग्निफिकेंट है, इसका भी यही मतलब होता है कि हमने H0 जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। दूसरा इसमें एक चीज़ और कि अगर आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा, बाय चांस एफ़ कैलकुलेटेड छोटा आ रहा है और आपका H0 रिजेक्ट नहीं होता, तो इसका मतलब कि आपका जो एरर है वो ट्रीटमेंट से बड़ा है। ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर से आपने देखना है कि एरर बड़ा तो नहीं है, अगर नहीं तो इसका मतलब कि कोई और रीज़न होगी जिसकी वजह से ऐसा आ रहा है। फिर उसके बाद इसका हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट किया है, उसका भी फार्मूला सेम है, पीछे वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आंसर 14.6 आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 20 है, तो इसका मतलब ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है ये फील्ड एक्सपेरिमेंट के लिए था। होपफुली यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।
थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।